वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। सो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग कर रहे थे, जिसमें फर्स्ट पार्ट मैं आपको बता चुका हूं। अब हम लोग इसमें मूव कर रहे हैं सेकंड पार्ट पे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। इससे देखिए प्रीलिम्स में क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मीटिंग कब हुई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की? 9 दिसंबर 1946। कब हुई? 9 दिसंबर 1946। सब लोग आए भैया, बैठे। 211 मेंबर ने इस मीटिंग को अटेंड किया। कितने मेंबर ने? 211 लोगों ने इस मीटिंग को अटेंड किया। मुस्लिम लीग ने बायकॉट कर दिया। मुस्लिम लीग ने क्या करा? बायकॉट कर दिया। अब जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे उनको बनाया गया टेम्पररी प्रेसिडेंट। कौन बने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने टेम्पररी प्रेसिडेंट और राजेंद्र प्रसाद बने परमानेंट प्रेसिडेंट। राजेंद्र प्रसाद क्या बने? परमानेंट प्रेसिडेंट। एच.सी. मुखर्जी बने टेम्पररी वाइस प्रेसिडेंट और टी.टी. कृष्णामाचारी परमानेंट वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ध्यान रखिए 4 नाम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये पहली मीटिंग हुई थी कि 4 दिन बाद पंडित नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास कर दिया। क्या होता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? मतलब नेहरू जी का एक विजन था कि भारत का संविधान ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जैसा आज आप देख रहे हो, इक्वालिटी मिले, फ्रेटर्निटी रहे, इंटीग्रिटी, राइट टू लाइफ, फंडामेंटल राइट, सब कुछ मिले, है ना। तो एक तरह से ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था वो क्या था? विजन ऑफ नेहरू। क्या था? विजन ऑफ नेहरू। सेम लाइक प्रीएम्बल। जो आज आप प्रीएम्बल देखते हो, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सेम ये सब नेहरू जी के विजन के द्वारा ही बना है। अब इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया 22 जनवरी 1947 को। सबने इस पे कहा कि हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, ऐसा ही संविधान हम बनाएंगे। तो इसको अडॉप्ट करा। ये डेट इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पास करा? नेहरू जी ने। कब करा? 13 दिसंबर। अडॉप्ट कब करा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने? 22 जनवरी 1947 को। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के फीचर्स क्या थे। फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, देखिए ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में जरूर आएंगे ये। देखिए यूपीपीसीएस का एग्जाम हो या बीपीएससी का, एमपीपीसीएस, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है। तो और वो ही मैं आपको दे रहा हूं, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। इस चीज का मैं आपको प्रूफ भी दे चुका हूं एश्योरेंस के साथ, ठीक है। तो बस इसको नोट करिएगा। तो फीचर ये था कि भैया जो असेंबली थी वो फुल्ली सोवरेन बॉडी थी। सोवरेन का मतलब होता है जैसे आपके फादर, जब चाहेंगे आपको ठोक देंगे, जब चाहेंगे आपको मारेंगे, जब चाहेंगे आपको पैसा छीन लेंगे, है ना। सोवरेन मतलब मेरी मर्जी, जो मैं चाहूंगा वो करूंगा, मेरे ऊपर किसी और का अधिकार नहीं है ना। मतलब मेरे डिसीजन जो है किसी और से बाउंड नहीं है। हालांकि हो सकता है कई लोगों के घर में मम्मी का ज्यादा चलता हो ना, तो मम्मी सोवरेन अथॉरिटी होगी, है ना। तो सोवरेन का मतलब कि जिसका डिसीजन वो खुद लेता हो, एक्सटर्नली उसको मॉडिफाई ना हो सके, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे आप समझो कि क्या ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिश छोड़ो, इंडियन पार्लियामेंट सोवरेन है, मतलब वो जो चाहे क्या वैसा लॉ बना सकती है? नहीं बना सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी तो बैठा है कि भैया क्या फंडामेंटल राइट को लॉ तुम्हारे हार्म कर रहे हैं, हटाओ इस लॉ को। पर क्या इंडिया सोवरेन है? बिल्कुल है। भारत तो पूरा सोवरेन है। अब यूएस जो कहेगा हम वो थोड़ी करेंगे, रशिया जो कहेगा हम वो थोड़ी करेंगे, है ना। बट पार्लियामेंट सोवरेन है, ये आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, एग्जाम में भी ये आ चुका है। इज इंडियन पार्लियामेंट इज सोवरेन? तो नॉट, ठीक है। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसको सोवरेन बॉडी बनाया गया कि वो कोई भी लॉ बना सकती है। अब उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सोवरेन थी, कोई लॉ बना सकती, मतलब कि जो ब्रिटिश लॉ थे उनको हटा भी सकती है और अपने लॉ बना सकती है। अभी पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट नहीं आया, ठीक है, वो आगे आएगा। तो ये जो असेंबली थी वो पार्लियामेंट की तरह अब काम करने लगी। मतलब 2 फंक्शन परफॉर्म कर रही थी। एक तो जो नॉर्मल कानून बनाने थे देश को चलाने के लिए उस टाइम, क्योंकि अभी सरकार तो बनी नहीं है, तो नॉर्मल कानून बनाए गए। और उस असेंबली का दूसरा काम था संविधान बनाना। मतलब एक ही बॉडी 2 काम कर रही थी, एक संविधान बनाने के काम में लगी थी और दूसरी नॉर्मल लॉज बना रही थी। तो जब नॉर्मल लॉ बनाती है तो आज भी लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट। तो जब लॉ बनाने के लिए पर्पज से ये लोग मिलते थे तो उसके चेयरमैन बनते थे जीवी मावलंकर। कौन बनते थे? चेयरमैन, मतलब एक तरह से स्पीकर कह सकते हो आप। तो उसको प्रिसाइड करते थे जीवी मावलंकर। तो ये फर्स्ट स्पीकर भी थे, ध्यान रखना, फर्स्ट स्पीकर जीवी मावलंकर, याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। जीवी मावलंकर फर्स्ट स्पीकर थे। और जब ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के लिए मिलते थे तो उसको प्रिसाइड करते थे राजेंद्र प्रसाद। कौन करते थे? राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। अब हमारे संविधान को बनाने के लिए टोटल 11 सेशन हुए। कितने सेशन हुए? 11, ये याद रखिएगा। 11 सेशन हुए, 2 साल 11 महीने 8 दिन लगे। कितने लगे? 2 साल 11 महीने 8 दिन, ठीक है। तो 2 साल 11 महीने 8 दिन में हमारा संविधान बन के तैयार हो गया। 60 देशों से ज्यादा का संविधान हमें पढ़ना पड़ा इस पूरे मसले को तैयार करने के लिए। तो देखो तभी 2 साल लिए।
हर एक संविधान के देशों से कुछ ना कुछ लिया है। वो मैं अभी आगे सोर्सेज में बताऊंगा कि फंडामेंटल राइट यूएसए से लिया, कनाडा से हमने क्या लिया, डीपीएसपी कहाँ से लिए, बता दूंगा आपको। तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन याद रख लो भैया 1951 1952 में होते हैं, तब हमें इलेक्टेड पार्लियामेंट 1952 में मिलती है। ये जो पार्लियामेंट थी ये इलेक्टेड नहीं थी। तो क्वेश्चन आया है एग्जाम में कि फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट हमें कब मिली। केबीसी में यू वोंट बिलीव ये 50 लाख का क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो 1952 में मिली हमें। कब मिली? 1952 में, ध्यान रखिएगा। और फाइनल सेशन जो हुआ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का 24 जनवरी 1950। कब? 24 जनवरी 1950 को फाइनल सेशन हुआ, ठीक है। तभी हमें संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को हमने क्या करा, पूरी तरह से संविधान को इन्फोर्स कर दिया। इसीलिए इसको कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये अभी मैं आपको प्रीएम्बल में पढ़ा दूंगा, अभी डेट आप नोट कर लो, ठीक है। फाइनल सेशन कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को। अब जो मेन काम हुआ इसमें कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो बन गई, ठीक है, बना दिया। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए 8 मेजर कमेटीज बनाई गई और 13 माइनर कमेटीज। इन कमेटी का काम था कि यार तुम लोग रिकमेंडेशन दो अपने अपने सब लोग कि किस तरह का लॉ बनाए, मतलब किस तरह का संविधान बनाया जाए। तो ऐसे करके 8 मेजर कमेटीज में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को डिवाइड कर दिया गया। और यही कमेटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। 8 मेजर कमेटी और ड्राफ्टिंग कमेटी और उसके मेंबर कौन है, चलिए देखते हैं। सो ये 8 मेजर कमेटीज है जो आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है। तो 8 मेजर कमेटीज कौन सी है आप ऐसे याद कर लो। देखो 3 लोगों के नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन से 3 लोग? पंडित नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। 3 ये है। और अंबेडकर साहब तो सबको पता है, संविधान उन्होंने बनाया, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन वही थे। तो आइए ऐसे देखते हैं। तो देखिए यूनियन पावर कमेटी, यूनियन पावर कमेटी, अब पावर आएगा तभी तो संविधान बन पाएगा, और संविधान बनेगा तो स्टेट्स भी बनेंगे सारे, है ना। तो यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और स्टेट्स कमेटी, ये देख रहे थे पंडित नेहरू। ये क्या देख रहे थे? पंडित नेहरू, कि इससे रिलेटेड जो रिकमेंडेशन है वो पंडित नेहरू देंगे। कौन सी कमेटी? यूनियन पावर कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टेट्स कमेटी, ठीक है। अब देखो फंडामेंटल राइट्स जो है, एग्जाम में ये क्वेश्चन देखो बीपीएससी में आया भी है, जो अभी 30 को एग्जाम हुआ है, कि फंडामेंटल राइट के लिए सबसे पहले रेजोल्यूशन कहाँ पास हुआ था? तो 1931 में कराची सेशन, 1931 में कराची सेशन, ये आया भी एग्जाम में। आगे मैं आपको पढ़ाता अभी फंडामेंटल राइट में, पर अभी ध्यान रख लो कराची सेशन में हुआ था। और इस कराची सेशन को प्रिसाइड करा था सरदार पटेल ने। किसने करा था? सरदार पटेल ने। तो इसीलिए इनको थोड़ा जानकारी थी और इन्होंने ही इस रेजोल्यूशन को लाया भी। तो एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट सरदार पटेल देख रहे थे। कौन देख रहे थे? सरदार पटेल। और आपने ये तो सुना ही होगा सरदार पटेल में 552 रियासतों को मिलाया था। तो प्रोविंशियल कमेटीज भी सरदार पटेल देख रहे थे, ठीक है। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट सरदार पटेल, प्रोविंशियल कमेटी सरदार पटेल, कराची सेशन में फंडामेंटल राइट का रेजोल्यूशन आया, प्रिसाइड करा सरदार पटेल, ठीक है। और रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी, मतलब पार्लियामेंट के क्या फंक्शन होंगे ये सब मैनेज करना राजेंद्र प्रसाद को दिया गया कि आप इससे रिलेटेड अपनी वो दो, क्या मतलब राय दो, अपनी अपनी रिकमेंडेशन दो। तो ये देख रहे थे कौन? राजेंद्र प्रसाद। नाम याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। बिहार से थे ये, वकील भी थे। तो राजेंद्र प्रसाद स्टीयरिंग कमेटी और रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है ड्राफ्टिंग कमेटी। कौन है ड्राफ्टिंग कमेटी? तो इसके चेयरमैन थे कौन? हमारे भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर जी, ये कौन थे? चेयरमैन थे। ये कौन थे? चेयरमैन। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भीमराव अंबेडकर। इनको चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, या फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी सुना होगा आपने। तो अब ये काम इन्होंने अकेले नहीं करा, इनके साथ 7 मेंबर और थे। ये 7 मेंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में जरूर आते हैं ये। तो कौन से वो 7 मेंबर, वो याद रखो। तो देखो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी 29 अगस्त 1947 को। कब बनी? 29 अगस्त 1947 को। इसमें 7 मेंबर थे। कौन कौन से? अंबेडकर जी चेयरमैन हो गए, एन गोपाला स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद शहदुल्ला, के.एम. मुंशी, एन माधवराव और टी.टी. कृष्णमाचारी। कौन? एन माधवराव और टी.टी. कृष्णमाचारी, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब एन माधवराव ने बी.एल. मित्तर थे, जो उनकी डेथ हो गई थी भाई, उससे पहले थे बी.एल. मित्तर। ये चीज ध्यान रखो, एग्जाम में आएगी।
BL मित्तर, इन्होंने इसको रिप्लेस करा था क्योंकि भाई इनकी डेथ हो गई थी। और TT कृष्णाचारी ने DP खैतान को, किसको? DP खैतान, याद रखना भाई, थोड़े फैक्ट इसमें है बट क्वेश्चन बनता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप रिकॉल करोगे हो जाए, गोपाल स्वामी अयंगार, राधे कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद शहदुल्ला, ठीक है, KM मुंशी, TT कृष्णाचारी, ऐसे करके याद करोगे, याद हो जाएगा, ठीक। तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी बनी 29 अगस्त 1947 को। अब इसने अपना फर्स्ट ड्राफ्ट फरवरी 1948 में पब्लिश कर दिया। फर्स्ट ड्राफ्ट कब बना दिया भाई? इन सब ने रिकमेंडेशन दिए, तो फर्स्ट ड्राफ्ट मतलब होता है बना देना, लिख देना, एक मसौदा तैयार कर देना कि ऐसा संविधान है, हमने बनाया है। तो फर्स्ट ड्राफ्ट देखो अगस्त और अक्टूबर के बीच में, तो इसने क्या करा, 141 डेज लिए ड्राफ्ट तैयार करने में, याद रखना। ड्राफ्टिंग कमेटी ने कितना टाइम लिया? 141 दिन लिए ड्राफ्ट तैयार करने में। तो फर्स्ट ड्राफ्ट दिया फरवरी 1948 को और दिया 8 महीने की, हम 8 महीने का समय दे रहे हैं भैया, इसको पढ़ लो, जो भी समस्या हो वो फिर बताना। तो अब 8 महीने के बाद जोड़ो, फेब में 8 तो अक्टूबर आएगा। तो सेकेंड ड्राफ्ट पब्लिश हुआ अक्टूबर 1948 में। कब हुआ? अक्टूबर 1948। अब इसमें फिर क्या हुआ, वेरियस डिस्कशन चले 1 साल तक, 7,500 प्लस अमेंडमेंट प्रपोज किए गए, जिसमें से 2400-2500 डिस्कस हुए। तो फाइनली जो आपको डेट याद करनी थी बस यही थी, ठीक है। तो फाइनली ये डेट आपको याद रखनी, 26 नवंबर 1949 को हमने क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया, मतलब सिग्नेचर कर दिया कि हाँ ठीक है। अब इस दिन एक चीज आपको और याद रखनी है, 299 में से सिर्फ 284 लोग प्रेजेंट थे जिन्होंने साइन करा और 15 वुमेन थी। इसमें कितनी? 15 वुमेन थी, याद रखिएगा। कितनी थी? 15 वुमेन थी। तो 299 में 284 लोगों ने साइन करा, आपको याद रखना है। और इसी दिन हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे। 26 नवंबर को ही कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। अब संविधान पूरी तरह से लागू कब हुआ वो देखते हैं। 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्समेंट या कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करा गया, मतलब 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट करा। अब बोल दिया नेहरू जी ने, रुको, इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे 26 जनवरी को। अब सब शॉक्ड हो गया, ऐसा क्यों? अब तो संविधान इतने मुश्किल से तो अब बन पाया, अब आप बोल रहे हो 26 जनवरी को इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उन्होंने इसका रीजन बताया कि याद करो 26 जनवरी 1930 को हमने क्या मनाया था। तो सबने कहा क्या मनाया था? पूर्ण स्वराज डे मनाया था। इसीलिए उसी दिन को याद करने के लिए, है ना, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट करा था। रावी नदी के किनारे पहली बार भारत का झंडा लहराया गया था। तो उसी डे को याद करने के लिए 26 जनवरी 1950 को ही क्या मनाया जाता है, संविधान जो इम्प्लीमेंट हुआ वो रिपब्लिक डे के तौर पे मनाते हैं हम उसको। अब इसका क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ। एक चीज और याद रखो, जब संविधान बना तो 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल और 22 पार्ट बन के तैयार हुए, जो कि समय के साथ बढ़ते चले गए। अभी पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। अब इसका क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में बहुत आता है। तो नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, मतलब इनका कहना है यार भारत की जनता ने डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं चुना इनको, उन्होंने असेंबली के मेंबर को चुना और असेंबली ने इनको चुन लिया। जैसे आज राष्ट्रपति, हम लोग तो चुनते नहीं है, इनका ये कहना था। दूसरा, नॉट अ सोवरेन बॉडी। नॉट अ सोवरेन बॉडी मतलब कि यार ब्रिटिश ने बनाई है, वो अपने हिसाब से चला रहे हैं इसको, जनता का ये कहना है। टाइम कंज्यूमिंग, कहते बहुत टाइम लग गया यार, 2 साल लग गए। तीसरा पॉइंट, डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, कि इसमें सब तो कांग्रेस के ही मेंबर है, चाहे नेहरू हो, पंडित नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, और आपके अंबेडकर साहब, और दूसरे आपके ये जो राजेंद्र प्रसाद, सारे ही बोलते हैं। लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन, मतलब यार ये तो वकीलों की जमात है। अब देखो नेहरू जी भी वकील, सरदार पटेल भी वकील, और आपके राजेंद्र प्रसाद भी वकील, सब तो वकील थे। डोमिनेटेड बाय हिंदूज, ये बड़ा क्रिटिसिज्म होता है कि इसमें हिंदू ही ज्यादा थे। तो अंग्रेजों में ने इसको और तूल पर दे दी। कैसे? लॉर्ड विस्काउंट का कहना है बॉडी ऑफ हिंदूज है ये, क्या ये नाम याद रखिएगा। लॉर्ड विस्काउंट का क्या कहना है? बॉडी ऑफ हिंदूज। विंस्टन चर्चिल का कहना है रिप्रेजेंट ओनली वन मेजर कम्युनिटी, रिप्रेजेंट ओनली वन मेजर कम्युनिटी, ठीक है। अब ये अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इससे क्वेश्चन जरूर आता है मेरे भाई, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने लिख रखा है, ये रट लो एकदम। क्या इंडिया को कॉमनवेल्थ मेंबरशिप कब मिली? 1949। कब मिली? 1949। नेशनल फ्लैग हमने कब अडॉप्ट करा? 22 जुलाई 1947। कॉमनवेल्थ पता है ना आपको? कॉमनवेल्थ होता है जो गुलामी देशों का समूह है, मतलब जिन गुलाम देशों पर ब्रिटेन राज करता था उनका एक ग्रुप है, आपस में दुखड़ा रोते हैं ये। तो इसमें मई 1949 को मिली। नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947। नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट करा 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। और इसी दिन हमने फर्स्ट प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट कर लिया, राजेंद्र प्रसाद।
एलिफेंट जो थी, अब देखो संविधान इतना बल्की है तो सील मतलब उसका सिंबल भी बल्की होना चाहिए, तो एलिफेंट कॉन्स्टिट्यूशन का सिंबल रहा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का सिंबल क्या रहा, एलिफेंट। बी एन राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर कौन थे, बी एन राव, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। और प्रेम बिहारी रायजादा, प्रेम बिहारी रायजादा ये कैलीग्राफर थे। अब कैलीग्राफर होता है जो चीजों को हाथ से लिखता है, तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को हैंड रिटन लिखा था, किसने, प्रेम बिहारी रायजादा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है सारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे सेलिएंट फीचर या सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस रहते हैं, नोट जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।